नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। एक तरफ हिजबुल मुजाहिदीन के सईद सलाउद्दीन है तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती है। एक ने पाकिस्तान से कहा कि कश्मीरियों की समझौते में दिलचस्पी नहीं है। यह बात मतलब नहीं रखती कि पाकिस्तान या दुनिया व संयुक्त राष्ट्र उनका समर्थन करे या नहीं करे। कश्मीरियों ने खून की आखिरी कतरे तक लड़ने की कसम खाई है। हम अपने आजाद कश्मीर के बेस कैंप से सभी तरफ से कूच करके नियंत्रण रेखा को ढा देंगे। कोई अंतर्राष्ट्रीय कायदा नहीं मानेंगे। उस तरफ से कश्मीरी कूच करेंगे। इस खूनी नियंत्रण रेखा को लेकर जल्द फैसला होगा। इस बात के अगले दिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिल्ली में गृह मंत्रालय की बैठक में शामिल हुई। फिर प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि कश्मीरियों का दिल जीते। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जो काम शुरू हुआ था वही काम मोदी करे। महबूबा ने कहा कि मोदी को कश्मीरियों का दिल जीतना चाहिए। जाहिर है, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी में जो अशांति है उसने हिजबुल के सलाउद्दीन को बेखौफ बनाया है। घाटी के उग्रवादी अपना समय आया हुआ मान रहे हैं। इस मनोदशा में केंद्र सरकार क्या करे, उसके आगे चुनौती विकट है। कई मायनों में भारत सरकार ने हालातों को रूटीन अंदाज में हैंडल किया है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान वहां हालात संभाल रहे हैं। न सेना को उतारा गया और न केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कमान संभाली। प्रदेश की महबूबा सरकार के सुपुर्द सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान और वहां से उग्रवाद को हवा दे रहे आतंकी निर्णायक वार का मौका आ गया मान रहे हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जुलाई से कश्मीर में शुरू हुई हिंसा पर 1 महीने बाद बयान दिया और गुजरात के ऊना में 29 जुलाई को सामने आई दलित उत्पीड़न की खबर पर भी 2 हफ्ते बाद टिप्पणी की। आखिर इतनी लंबी चुप्पी और फिर बयान देने का क्या मतलब है? भाजपा के नेता खुद हैरान है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देना है और वे इसमें सारे मुद्दे उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली के टाउन हॉल कार्यक्रम और तेलंगाना की जनसभा में गौरक्षा के नाम पर दलित उत्पीड़न का मामला उठाया तो मध्य प्रदेश के भाभरा में कश्मीर की हिंसा पर बयान दिया। जानकार सूत्रों के मुताबिक इन घटनाओं से हो रहे राजनीतिक नुकसान के कारण देर से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान हुआ। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि इन दोनों मसलों पर संसद में चर्चा हो। अगर प्रधानमंत्री लाल किले के भाषण का इंतजार करते तो संसद सत्र खत्म हो जाता। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान के साथ ही सरकार ने इन दोनों मसलों पर संसद में चर्चा कराने का फैसला किया। तभी आज जम्मू कश्मीर के मसले पर राज्यसभा में चर्चा कराने पर सहमति बनी और ये भी तय हुआ कि कल लोकसभा में दलित उत्पीड़न की घटना पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि इससे पहले की कार्य मंत्रणा समिति में दलित उत्पीड़न पर चर्चा के प्रस्ताव को सरकार ने ठुकरा दिया था। पीएम के बयान और संसद में चर्चा के बाद सरकार को उम्मीद है कि इन दोनों मामलों पर विवाद थम जाएगा। यह लाख टके का सवाल है कि भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की पाकिस्तान यात्रा को लेकर क्या राजनीति हो रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान यात्रा में बड़ा विवाद हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया को राजनाथ सिंह का भाषण कवर करने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद पाकिस्तानी गृह मंत्री ने दोपहर का भोज दिया तो खुद वहां से लापता हो गए, जिसके बाद राजनाथ सिंह बिना लंच किए लौट आए। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के कई अधिकारी और राजनीतिक नेतृत्व में भी कई लोग गृह मंत्री के पाकिस्तान जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने यह कार्यक्रम बनवाया। यह भी कहा जा रहा है कि डोवाल को भी पाकिस्तान जाना था, लेकिन ऐन मौके पर उनका कार्यक्रम रद्द हुआ। जानकार सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने अपनी पाकिस्तान यात्रा का ब्यौरा आरएसएस को भी दिया है और यह भी बताया है कि यह यात्रा बहुत जरूरी नहीं थी। ध्यान रहे, बांग्लादेश ने भी अपना गृह मंत्री इस्लामाबाद नहीं भेजा था। बहरहाल अब इस महीने के आखिरी हफ्ते में सार्क देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक इस्लामाबाद में है। सवाल है कि क्या अरुण जेटली इस बैठक में हिस्सा लेने जाएंगे? राजनाथ सिंह के अनुभव को देखते हुए उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। इसके बाद विदेश मंत्रियों की बैठक होगी और तब प्रधानमंत्री को सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाना है। वेंकैया नायडू अब संसदीय कार्य मंत्री नहीं है, इसलिए कायदे से संसदीय कामकाज में उनकी ज्यादा भूमिका नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले 2 हफ्ते में उन्होंने कमाल की सक्रियता दिखाई है। संसद के मॉनसून सत्र में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार से ज्यादा सक्रिय नायडू रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश पर उन्होंने काम किया। तभी जीएसटी बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा वेंकैया नायडू को भी बधाई दी। नायडू ने जीएसटी बिल पर पहले कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी, इसलिए कहा जा रहा है कि उनको संसदीय कार्य मंत्री नहीं होने के बावजूद इस काम में लगाया गया। इतना ही नहीं, राज्यसभा से
संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद नायडू ने भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और ये सुनिश्चित करने को कहा कि 30 दिन के भीतर बिल पास होकर केंद्र के पास आ जाए। सत्र के दौरान भाजपा संसदीय दल की बैठक के बारे में भी अनंत कुमार की बजाय वेंकैया नायडू ने ही मीडिया से बात की। यहाँ तक कि आनंदीबेन पटेल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे पर चर्चा के लिए हुई संसदीय बोर्ड की बैठक के बारे में भी आधिकारिक रूप से नायडू ने ही मीडिया से बात की। इससे ये स्पष्ट हुआ है कि कैबिनेट फेरबदल के बाद नायडू की ताकत में इजाफा हुआ है। वैसे भी संसदीय कार्य मंत्री से हटने के बाद उनको सूचना व प्रसारण जैसा अहम मंत्रालय मिला है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कश्मीर में पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जारी कर्फ्यू और हिंसा को लेकर राज्यसभा में आज चर्चा हुई। विपक्षी पार्टियों ने राज्य के हालात पर चिंता जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश जाकर कश्मीर की समस्या पर बयान दिया। आजाद ने सदन में बयान नहीं देने के लिए प्रधानमंत्री पर हमला किया। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए आजाद ने कहा कि कश्मीर की स्थिति को सामान्य कानून व्यवस्था का विषय नहीं मानना चाहिए। उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने और एक प्रतिनिधिमंडल वहां भेजने की मांग की। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दलितों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने तेलंगाना से बयान दिया और उन्होंने मध्य प्रदेश से कश्मीर को संबोधित किया। सदन में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में अशांति की घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। राजनाथ ने कहा कि सदन में आज हुई बहस स्वस्थ लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जोर का झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन उसके 3 मुस्लिम विधायक आज बसपा में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के भी एक मुस्लिम विधायक ने बसपा का दामन थाम लिया है। बसपा के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि कांग्रेस विधायक नवाब काजिम अली खां, डॉक्टर मुस्लिम खां और दिल नवाज खां ने बसपा की नीतियों में आस्था जताते हुए पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के विधायक नवाजिश आलम खां और भाजपा नेता व पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा भी बसपा में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दलित सांसद और केंद्रीय मंत्री पूरे देश में घूमेंगे और दलितों पर अत्याचार को लेकर भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देंगे। इस सिलसिले में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से कल शाम दिल्ली में गुजरात भवन में एक बैठक हुई। इसमें भाजपा के करीब 3 दर्जन दलित सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। पार्टी के संगठन महामंत्री रामलाल भी इसमें शामिल हुए। बैठक में शामिल नेताओं का कहना था कि एक साजिश के तहत दलित उत्पीड़न के मसले पर भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या कारण है कि राहुल गांधी, मायावती आदि नेता गुजरात के ऊना तो जाते हैं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल में दलित उत्पीड़न की घटनाओं का जायजा लेने नहीं जाते हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में 35 दलित सांसद मौजूद थे और उन्होंने तय किया कि दलितों के बीच जाकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाएगा। कश्मीर में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। एनआईए ने बहादुर अली से पूछताछ का वीडियो जारी करके बताया है कि उसने कबूल किया है कि उसे हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने प्रशिक्षित किया था। अली ने बताया कि कश्मीर में पिछले कुछ समय से चल रही अशांति का फायदा उठाकर इसे बढ़ाने और कोई बड़ी वारदात करने के लिए वो भारत में घुसा था। एनआईए ने बताया कि उसके पास बहादुर अली के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। एनआईए ने यह भी कहा कि बहादुर अली के पास से सैटेलाइट फोन और जीपीएस भी बरामद हुआ। इसी मामले में कल विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त बासित अली को तलब किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के मसले पर अपनी आलोचनाओं का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी सनक में शराबबंदी लागू कर रहे हैं और उनके पास कोई और एजेंडा नहीं है, वे गलत कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने बताया कि शराबबंदी अपनी जगह है और विकास का उनका एजेंडा अलग है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और सुशासन कार्यक्रम की विस्तृत संकल्पना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा 7 संकल्प के लिए बिहार विकास मिशन बनाया गया है। शराबबंदी और किसी घर में शराब मिलने पर पूरे परिवार को आरोपी बनाने के प्रावधान का बचाव करते हुए नीतीश ने कहा कि इसके बगैर शराबबंदी का कानून विफल हो जाता। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। हिजबुल मुजाहिदीन के सलाउद्दीन ने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान का चौथा युद्ध तय है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान ने समर्थन दिया तो भारत और पाकिस्तान के बीच एटमी जंग के अवसर है। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर के ताजा हालातों में पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने जो स्टैंड लिया है वह उग्रवादियों के साथ उसका खड़ा होना है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कश्मीर घाटी के अलगाववादी, सीमा पर बैठे आतंकवादी और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी लग रहा है कि कश्मीर में आजादी की नई लहर आई हुई है। तभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से लेकर लश्कर-ए-तौयबा के हाफिज सईद,
हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सहाउद्दीन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सब एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। इन सब की कोशिश घाटी में शांति लौटाने की हर कोशिश को फेल करने की। एक तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान भारत को कूटनीतिक रूप से उकसा रहे हैं, तो आतंकवादी संगठन सुरक्षा बलों को उकसा रहे हैं। एक दिन पहले नियंत्रण रेखा पर मुठभेड़ में आतंकवादियों ने BSF के 3 जवानों को मार डाला और उसके बाद बयान जारी करके कहा कि बुरहान वानी की मौत का बदला लिया गया है। जरा सोचे, इससे सुरक्षा बलों के दिलो दिमाग में क्या बात कौंधी होगी। बहरहाल अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तानी शासकों की बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली आकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और प्रधानमंत्री से कहा कि वे कश्मीरी लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें। इसके बाद ही प्रधानमंत्री ने 1 महीने की अपनी चुप्पी तोड़ी और कश्मीर के नौजवानों से हिंसा छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों के हाथ में बंदूक और पत्थर की जगह लैपटॉप होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विकास पर जोर देते हुए कहा कि इससे कश्मीर की तस्वीर बदलेगी। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात कही। लेकिन कोई 1.5 दशक पहले जब वाजपेयी ने यह बात कही थी, तब से अब तक चिनाब और झेलम में बहुत पानी बह गया है। अब कश्मीर की लड़ाई सिर्फ कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए बुरहान वानी के माता पिता ने खुलकर कहा कि यह इस्लाम की लड़ाई है। इसके बाद बुरहान वानी के पिता खुद इस जिहाद में कूदने के लिए आ गया है। वे नौजवानों को इस लड़ाई के लिए उकसा रहे हैं। वाजपेयी के जमाने में कश्मीर में होने वाले प्रदर्शनों में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, लेकिन अब वहाँ इस्लामिक स्टेट का झंडा लहराया जाता है। इसलिए सरकार को भी अब नए तरह के उपाय अपनाने होंगे। उसे यह देखना होगा कि पिछले 15 साल में कश्मीर घाटी के बाद कैसे एक डिजाइन के तहत जम्मू की जनसंख्या की संरचना बदली है। जम्मू का इलाका भी कैसे आतंकवाद की चपेट में आया है और कैसे फिर से कश्मीर में बाहर से आए आतंकवादियों को पनाह और समर्थन मिलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के 25 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर उभरने का कश्मीर में क्या असर हुआ है, इसका भी आकलन करना होगा। असल में कश्मीर में नए सिरे से शुरू हुए टकराव और अशांति का एक बड़ा कारण इस्लामिक स्टेट का बढ़ता असर है। इस्लामी राज्य की स्थापना की सोच ने युवाओं को दीवाना बना दिया है। बाकी अलगाववादी, आतंकवादी और पाकिस्तानी हुक्मरान तो इस मौके का फायदा उठाने में लगे हैं। वे उन्हें नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन दे रहे हैं। सो भारत सरकार को अलग तरह की रणनीति बनानी होगी। विकास के कामों को तो आगे बढ़ाना ही होगा, लेकिन साथ ही इस्लामिक स्टेट के बढ़ते असर को सख्ती से खत्म करना होगा। पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करना होगा और आतंकवाद को बिना दया दिखाए समाप्त करना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालातों पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी तेवर के चलते ही भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद की सार्क बैठक में पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। इससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। पाकिस्तान के अलगाववादी आतंकी मौके की ताक में। सवाल है, क्या महबूबा मुफ्ती के कहे अनुसार कश्मीरियों के दिल जीतने जैसी कोई कवायद हो सकती है? अभी सख्त होना चाहिए या मुलायम? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभव्रत भट्टाचार्य हैं। सुबो जी, कश्मीर को लेकर चौतरफा बहस हो रही है। आज भी राज्यसभा में बहस थी और उसमें सबका एक ये कहना है कि भाई बातचीत होकर कीजिए, डायलॉग बनाइए, कश्मीरियों का दिल जीतिए। कैसे संभव है आज की स्थिति में ये? बातचीत के लिए पहले बातचीत का माहौल होना चाहिए, फिर तय होगा कि बातचीत किससे हो। अभी कश्मीर में पिछले 32-33 दिनों से जो माहौल है वो बातचीत के अनुकूल तो है नहीं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का अप्रोच वहां पर ह्यूमैन होना चाहिए, यानी कि मानवीय होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक का मानना है कि जो कुछ हुआ है शायद मानवीयता के परिप्रेक्ष्य के बाहर हुआ है। अब ये तो सही है कि बुरहान वानी तो टेररिस्ट था, उसको जाना था, और जो भी टेररिज्म करता है, आज ही एलईडी का जो पकड़ा गया है एक एक्टिविस्ट कश्मीर में, उसका बयान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिलवाया है। उसने कहा कि मुझे भेजा ही गया था यहाँ पर उकसाने के लिए और यहाँ पर डिस्टर्बेंस करने के लिए। अब एलईडी तो अपने भेजेगी, सलाउद्दीन अपना काम करेंगे, पाकिस्तान तो 47 से अपना काम कर रहा है, फिर आप उकसा किसको सकते हैं? क्या आपके बेटे को कोई आपके खिलाफ उकसा सकता है?
क्योंकि वो आश्वस्त है कि आप उसके पिता हैं, आपके घर का वो है। अगर वो आश्वासन उसके पास नहीं है तो वो उसको उकसाने वाला आ सकता है। तो अभी जो असली बात जो है कश्मीर में कि हम भारतीय जो हैं कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की धरती को अपना समझते हैं, परंतु शायद कश्मीर के लोगों को कुछ गैर समझ रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ फिर एक बहुत बुनियादी, देखिए इस सारी प्रक्रिया में भाजपा जैसी पार्टी ने वहां अपने पुराने सारे एजेंडे को छोड़ के वहां मिलीजुली सरकार बनाई, मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती की सरकार बनवाई है। तो इतना कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए तो कवायद हुई, इससे ज्यादा बढ़कर और क्या पहल हो सकती थी? देखिए अभी जो असेंबली इलेक्ट होके आई है, हाँ। वहां पर पीडीपी बीजेपी के अलायंस के अलावा और कोई सरकार बन नहीं सकती। नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी अपने आप में कि जम्मू के लोगों के साथ में और घाटी सब मिले, ऐसा है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली अब देखिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिन्होंने 47 में पाकिस्तान को अपोज करके, जिनकी पीपल्स मलेशिया ने पाकिस्तान को होल्ड किया जब तक हमारी आर्मी पहुंची थी, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम क्या रखा हुआ है? ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिलहाल पीडीपी जो है वो ऑल जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, वो सिर्फ कश्मीर घाटी में सीमित है। हालांकि बीजेपी अपने आप को ऑल जम्मू एंड कश्मीर समझती है, परंतु वो सिर्फ जम्मू रीजन में सीमित है, लद्दाख अलग है। तो जो अप्रोच है आज तक जो अप्रोच रहा है सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरे राज्य वाला अप्रोच था आज तक। और बाकियों का परसीव्ड, मैं कहूँगा परसीव्ड, यानी कहूँगा उनका था, माना जाता है ये जम्मू वाले हैं, ये सिर्फ कश्मीर वाले हैं। अब इनका समन्वय हो गया है। आज कश्मीर को टैकल करने के लिए आपको कुछ नई पीढ़ी की जरूरत है, नए खून की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो है ये याद रखने की जरूरत है कि 47 में जब बंटवारा हुआ था देश का, तो कश्मीर एक इंडिपेंडेंट राज्य था। कश्मीर में ना तो महात्मा गांधी गए थे, न ही चंद्रशेखर आजाद जिनके जन्मस्थली से कल प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया वहाँ गए थे। और चंद्रशेखर थे, उनके नाम पे आज़ाद लगा हुआ था, तो वो आज़ादी के परवाने थे। अभी जो है 47 में जब पाकिस्तान ने अपने कबायली भेजे वहाँ पर, तो कश्मीरियों ने उनको रोका। और जब तक हिंदुस्तान की फौजें नहीं पहुँची, कश्मीरियों ने अपने खून देके वहाँ पीपल्स मिलिशिया बना। वहाँ पर एक शेरवानी साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी को मिसडायरेक्ट कर दिया कि ताकि वो श्रीनगर ना पहुँच पाए। उनके हमदर्द बन के उनको बोले चलिए हम आपको श्रीनगर पहुँचाते हैं, और उल्टे रास्ते चला दिया। जब पाकिस्तानियों को मालूम पड़ा तो उसको गोली मार के पाकिस्तानियों ने। तो आज हम ना तो अपना स्कूल में ये पढ़ाते हैं। आज के युवा को अगर आप ये याद दिलाएं कि उनके बुजुर्गों ने क्या कुर्बानियां की थी हिंदुस्तान में आने के लिए। आज अब्दुल गनी लोन का, पर आपके अनुसार ये सब नहीं हुआ क्या पिछले 70 सालों में? नहीं हो रहा है। हाँ। नहीं हो रहा, नहीं 70 सालों में सरकार के अंदर, भाई शेख अब्दुल्ला को बनाने से लेकर शेख अब्दुल्ला को बनाना अपने आप, उसको छोड़िए। आज की सरकार में, आज जम्मू एंड कश्मीर की सरकार में सज्जाद लोन जो बैठे हैं, अब्दुल गनी लोन सेपरेटिस्ट का बेटा, सेपरेटिस्ट जो रह चुका है, वो आज मंत्री बना पड़ा है। तो क्यों नहीं उसका इस्तेमाल हो रहा है इनसे बातचीत करने के लिए? देखिए अभी जो पीछे हुआ है कि जितने मठाधीश हैं वहां के, उनको दरअसल करके लोगों ने वो वानी के पिता के रैली में पार्ट लिया है। यानी कि वहां पर भी एक आम आदमी पार्टी का फिनोमेना हो रहा है। आम आदमी पार्टी अच्छी बात है, परंतु दिल्ली में क्या हुआ और बाकी जगह क्या हुआ हमें मालूम है। बुनियादी मुद्दा ये है कि पिछले 70 सालों से जो कोशिश हुई है शेख अब्दुल्ला की सरकार बनाने से लेकर, भाजपा का अपने मुद्दे छोड़कर वहां के कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए जो कवायद हुई है, जो सरकार साझा बनाई है अपने आप ने, इसके बाद तो आपका ये कि उनका बेगानापन कुछ तो कम दूर होना चाहिए। बेगाने नहीं है। हाँ। वो बेगाने नहीं है। नहीं, उनका बेगानापन कि भाई वो अपने को मान ही नहीं रहे। हाँ, वो स्वेच्छा से भारत में आए थे। आज आप उनको उंगली दिखा के बोलते हैं कि आप हमारे नहीं हैं। पर वहां पर मुश्किल जो है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है उसका लोगों के साथ समन्वय ठीक नहीं पर वहीं की पुलिस है, लोकल स्थानीय आबादी है। मुश्किल है। वही तो मुश्किल है कि आपने वहां की पुलिस ठीक नहीं बनाई। आपने वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे हैं वो भी कुछ, चाहे वहां पर हो या नागालैंड में हो या मणिपुर में हो। कश्मीर के अंदर आप कह रहे हैं कि हमें दिल जीतना है, पहले आप उस दिल के अंग तो बनिए।
जी सुबो जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।